Hey IELTS community, welcome back to the channel. Guys, I'm back with another video for IELTS reading. Guys, आज की ये वाली रीडिंग की वीडियो 23 और 30 नवंबर IELTS एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड जो पैसेज हम इस रीडिंग में सॉल्व करने वाले हैं ये है डिसीजन एंड दिस पैसेज is recently asked in a couple of countries, not India. So it's an important passage. So this is a past exam passage, so you must solve. And if you want the PDF of this, you can get it from our Telegram group. The link will be in the description. So without wasting any more time, let's get started. एंड जो क्वेश्चन टाइप हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है एमसीक्यू। बिकॉज एमसीक्यू में हमें बहुत बार कई बार दिक्कत आती है, हमें पता नहीं चलता आंसर कहाँ पे एंड कैसे फाइंड करना है। तो इस वीडियो को में आप लास्ट तक ज़रूर देखें तो आपको सारा सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एमसीक्यू में करना होता है तो रीड द क्वेश्चन, फाइंड आउट द कीवर्ड एंड सी द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। हमने देखना है क्वेश्चन क्या मांग रहा है और यहाँ पे ना मैटर ये करता है भी हमारा क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, नॉट भी हमें पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझ लगेगी तो हाउ वी आर एबल टू फुलफिल इट। और यही गलती होती है जिस वजह से हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर्स गलत लगते हैं। तो आपने क्वेश्चन की डिमांड को, क्वेश्चन के कीवर्ड को, इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है सो दैट आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेजेंड ऑफ गॉर्डियन नॉट इज़ यूज्ड टू इलस्ट्रेट द आइडिया दैट। जो ये गॉर्डियन नॉट है मतलब एक कोई चीज़ है जिसको टाई किया गया है। वो लेजेंड का मतलब होता है स्टोरी और इज़ यूज्ड टू इलस्ट्रेट, इसका किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, किस चीज़ को इलस्ट्रेट करने के लिए यूज़ किया गया है। जो भी वो चीज़ होगी वो हमारा आंसर होगा। तो विल सी दैट we are not going to check them out first thing that we will be doing is to go to the location, find for the keyword, then we are going to read it and वहाँ पे जो भी हमें लिखा होगा we will come back and see कौन सा ऑप्शन हमारा रेलेवेंट होगा। एलिमिनेशन मेथड इसमें यूज़ होगा। तो अगर हम सो बेसिकली यहाँ पे हमें ना सारे पैराग्राफ में इस चीज़ की बात देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया तो इससे रीड करते हैं। वो कहता है वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, एक लेजेंड है मतलब एक स्टोरी है जो इसके बारे में टर्की में इन द 4th सेंचुरी BC एक टाइम पीरियड बताया है। वॉज रोप्ड मतलब एक कोई चीज़ थी उसको रोप किया गया था मतलब बांधा गया था टू अ पोल विद कॉम्प्लेक्स नॉट, और उसमें जो नॉट लगाई गई थी मतलब टाई किया गया था वो एक कॉम्प्लेक्स वे में था। इट वॉज सेड दैट द फर्स्ट पर्सन टू अनटाई, जो बंदा पर फर्स्टली इसको अनटाई करेगा विल बिकम द किंग ऑफ एशिया एंड उसको किंग ऑफ एशिया बनाया जाएगा। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो कहता है इम्पॉसिबल टू अनटाई था। और मतलब the story continues that when confronted with this problem rather than deliberating or how to untie the guardian knot, वो कहता है लोग मतलब जब ये मतलब बताया गया भी जो भी इस नॉट को खोलेगा वो एशिया का किंग बनेगा, तब लोगों ने ये नहीं सोचा मतलब भी इसको सिंपलर फॉर्म में कैसे किया जा सकता है। लोग ट्राई कर रहे थे उसको अनटाई करने की। तो अलेक्जेंडर जो है वो ग्रीक रूलर है जिसने मतलब सिंपली क्या किया, अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसको कट कर दिया दो हिस्सों में, जिससे क्या हो गया उसके बाद वो एशिया को कॉन्कर करने के लिए चला गया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे डिमांड ऑफ क्वेश्चन जस्टिफाई हो रही है। तो मतलब क्या इलस्ट्रेट कर रहा है ये चीज़ हमने देखनी है। और अगर हम लोग उसके आगे रीड करें, एवर सिंस द नोशन ऑफ गार्डियन सोल्यूशन हैज़ रेफर टू द अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ सिंपल आंसर। वो कहता है सिंपल आंसर होता है जो इस लेजेंड से हमें पता चलता है भी एक सिंपल आंसर होता है कई बार बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए। तो लेट्स सी क्या आंसर हो सकता है इसका। तो कहता है द लेजेंड ऑफ गार्डियन नोट इज़ यूज टू इलस्ट्रेट, किस आइडिया को इलस्ट्रेट करने के लिए यूज़ किया गया है। एनीवन कैन सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम, नहीं क्योंकि वो तो अलेक्जेंडर ने किया था तो एनीवन नहीं कर सकता। डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स कैन हैव इजी सोल्यूशन, तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम ही थी ना अनटाई करने की उसको, पर वो इजी सोल्यूशन क्या था, उसने स्वॉर्ड निकाली उसको तोड़ दिया। तो ये इस तरीके से ये हो सकता है। उसके आगे वाला भी देख लेते हैं। द सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम रिक्वायर्स लॉट ऑफ थॉट, नहीं थॉट कहाँ था, उसने सिंपली निकाली तलवार और मार दिया उसको। पीपल हु कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में गुड लीडर, गुड लीडर की बात नहीं हुई है यहाँ पे, ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात हो रही है। तो बचा क्या, बी ऑप्शन, इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो आपके पास यहाँ तो एक बचेगा यहाँ दो बचेंगे लास्ट तक, और वो भी आप दोबारा रीथिंक करने पे मिल जाएगा आपको आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द conflict मॉडल ऑफ decision making proposed by Jennings and Mann
रिक्वायर दैट, जो एक कन्फ्लिक्ट मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग है जो इन दोनों द्वारा बताया गया है, वो क्या चाहता है, उसमें क्या होना चाहिए। लेट्स सी, इनको इनके नाम ही हमारे कीवर्ड हैं तो इसको हम लोग देखते हैं। और अगर हम अगले पैराग्राफ में ही देखें तो हमें यहाँ पे दिखता है, इन पर्टिकुलर कहता है द कन्फ्लिक्ट मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रपोज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट अरविंद Janice and Leon Mann in their 1977 book Decision Making argued that the complex decision making process is essential for guarding individuals and groups from the peril of group thinking. Decision made without thorough conversation, surveying, weighing and examining and re-examining relevant information and the options would be suboptional एंड ऑफन डिजास्ट्रस। मतलब भी वो लोग बोलते हैं भी हमें पूरा एक बार डीप रिसर्च करनी चाहिए जो भी हम लोग डिसीजन लेने वाले हैं बिफोर कमिंग टू द फाइनल। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट ख़राब भी हो सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे वापस आके देखें, कहता अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज की तो बिल्कुल बात नहीं हुई तो इसको निकाल दिया। ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स टू बी कंसिडर्ड। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कहाँ थे, उसने कहा सर्वे करना है, एग्जामिन करना है, ये सारे फैक्ट्स ही तो हैं, उनको कंसीडर करना चाहिए। यही बात है हमारे लाइक क्वेश्चन की डिमांड है और वहाँ पे भी हमें एग्जैक्टली देखने को मिलता है जहाँ पे मैं रीड करके बता रहा था। तो वहाँ से हमारा जो ये आंसर है बी मार्क हो जाता है। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रीसेंट थिंकिंग री इन्फोर्स्ड बाय ये बंदा द बेस्ट डिसीजन, इसका नाम देखते हैं। तो यहाँ पे सी पैराग्राफ में इसका नाम मिल जाता है हमें। वो कहता है इनफैक्ट अ ग्रोइंग, क्योंकि जब हमें बीच सेंटेंस में नाम मिले तो हमें स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस से चालू करना होता है। तो इनफैक्ट वो कहता है ग्रोइंग बॉडी ऑफ वर्क सजेस्ट दैट इन मैनी सिचुएशंस सिंपली स्नैप decisions with being routinely superior to more complex one, an idea that gained widespread public appeal with Malcolm Gladwell's best-selling book जिसका नाम था ब्लिंक। सो बेसिकली वो कहता है जो एक ग्रोइंग बॉडी ऑफ वर्क सुजेस्ट करती है, मतलब एक जो वर्क रिसर्च हो रही है सुजेस्ट करती है भी कुछ सिचुएशंस में सिंपली एक स्नैप डिसीजन, मतलब एक क्विक डिसीजन जो आता है ना ब्लिंक ऑफ आई के साथ जो डिसीजन लिया जाता है वो भी मतलब बहुत सुपीरियर होता है कम्प्लेक्स वंस के कंपैरेटिवली। और वो उसकी जो इस बंदे की बुक है उसमें से ये बात इन्होंने निकाल के लिखी है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ए को देखें, इन्वॉल्व कंसल्टेशन, बात ही नहीं हुई। बी इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स थॉट तो हुई नहीं ना, उसने तो अपोजिट बात की है। आर मेड वेरी क्विकली, स्नैप और या फिर उसने ब्लिंक लिखा है, वो सारे का मतलब ही यही होता है बहुत जल्दी। तो सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। अगर हम लोग डी पैराग्राफ में देखें तो हमें शुरू वाली लाइन में मिल जाता है जो हमारे क्वेश्चन का कीवर्ड है, उस बंदे का नाम और उसके जो कोलीग्स हैं। उसके बाद वो कहता है मेकिंग राइट चॉइस, ये उनका वो है रिसर्च वगैरह। जो कहता है डेलिब्रेशन विदाउट अटेंशन, मतलब डेलिब्रेशन अटेंशन के बगैर रन्स वेरी मच इन द स्पिरिट ऑफ ग्लैडवेल्स इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट। और ये बहुत ही मतलब डीपली उनके अंदर ये चीज़ है जो मतलब इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट के। इट्स कोर आर्गूमेंट इज़ दैट, उसका सबसे बड़ा आर्गूमेंट ये है बी टू बी इफ़ेक्टिव कॉन्शियस, यानी कि डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है, जो कोग्निटिव रिसोर्सेज चाहिए जिसके लिए, बिकॉज इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स डिसीजंस place increasingly strain on those resources, the quality of our decisions decline as the complexity increase। वो कहते हैं जो क्वालिटी ऑफ डिसीजंस है वो डिक्लाइन करते हैं जैसे जैसे हमारी जो एक वो बढ़ डिक्लाइन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सारे पैराग्राफ में हमें यहाँ तक मतलब आंसर देखने को मिलता है भी। जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है जब हमारा जो कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ा वो डिक्लाइन करता है एंड उसके लिए कोग्निटिव रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है आंसर फोर्थ का। Dejectius and his colleagues claim that article our cognitive resources improve as the task become। इम्प्रूव थोड़ा होते हैं, उसने बोला था नहीं इम्प्रूव होते, उसने बोला डिक्लाइन होते हैं जब वो होता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग इज नेगेटिवली अफेक्टेड बाय द टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्वियसली है। वो कहता है नेगेटिवली अफेक्टेड क्या, अभी जब जैसे कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग और जो अपनी टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग नीचे को जाती है, और अगर वो मतलब कम होती है तो कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग बढ़ती है। तो हमारा आंसर यही है ना, उस सारी लाइन में कहा ही ये था, और ये ए का ऑपोजिट है, तो इसी वजह से बी आंसर हमारा यहाँ पे आता है। उसके बाद लास्ट देखें तो ये इस बंदे की कार स्टडी ने क्या फाइंड किया।
अगर हम लोग ई पैराग्राफ को देखें तो वो क्या, यहाँ पे देखो उसने कार के बारे में बताया है। उस बंदे ने कार के ऊपर स्टडी की है, जिसमें कंसीडर किया गया है या तो 4 को या फिर 12 एट्रीब्यूट्स को, यानी कि 4 वाला सिंपल टास्क है और 12 वाला एट्रीब्यूट टास्क कॉम्प्लेक्स है। अमंग पार्टिसिपेंट वो कहता है कंसीडर करते हैं 4 एट्रीब्यूट्स को। दोज हु वर अलाउड टू इंगेज इन अनडिस्ट्रक्टिव डेलिबरेटली थॉट डिड बेटर एट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द बेस्ट एंड द वर्स्ट कार। मतलब जिन लोगों को टाइम दिया गया और लाइक जिनको कॉम्प्लेक्स नहीं, मतलब सिंपल टास्क दिया गया 4 एट्रीब्यूट वाला, वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कंपेयर टू जो दूसरे थे जिनको थोड़ा ज़्यादा मतलब टास्क किया दिया गया था। तो लेट्स सी क्या होता है। वर इन्वॉल्व इन लेंथी डिस्कशंस, बात नहीं हुई। फाउंड इट इम्पॉसिबल टू मेक डिसीजन क्विकली, बात ही नहीं हुई। वी वर अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑप्शंस, बात ही नहीं हुई। कुड मेक अ बेटर चॉइस व्हेन अलाउड टू कंसंट्रेट। देखो सिंपल टास्क वाले कैसे करते हैं। सिंपल टास्क मतलब जिनको 4 एट्रीब्यूट्स दिए गए थे तो वो क्या कर रहे हैं, वो वही तो है ना, लाइक भी वो ज़्यादा बेटर एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं जब वो उनके पास कम टास्क होता है। तो इस तरीके से हमने एमसीक्यू करने होते हैं, बहुत सिंपल है। आपने जस्ट एलिमिनेट करते जाना है और क्वेश्चन की डिमांड समझनी है, रिलेट करना है। और अगर आप नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे पैराग्राफ्स को तो आपको अंडरस्टैंडिंग की टेक्निक यूज़ करनी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी है डीप रीडिंग करके। तो इस तरीके से आप अपनी ओवरऑल रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। अगर आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए एंड अगर आप क्लासेस के लिए ढूंढ रहे हैं तो आप स्पीकिंग या फिर अदर मॉड्यूल्स की क्लासेस हमसे ले सकते हैं। और डेमो क्लास के लिए आप रेफर कर सकते हैं हमें टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे। द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। डू चेक देम आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।